आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो यहाँ पर बात हो रही है सियाचिन ग्लेशियर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, सियाचिन जो ग्लेशियर जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। भक्त तुकाराम जो है ना, ये जहांगीर के समकालीन थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली? तो मेरे प्यारे बच्चों, केशव चंद्र सेन ने निकाली। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है वर्तमान में? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर श्री शक्ति कांता दास। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है? एक फसली उत्पादन, विभिन्न समूह में विविध फसलों का उत्पादन, बड़े फार्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन, फलदार वृक्षों की कृषि। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो आप ये कह सकते हैं एक फसली उत्पादन। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गोमतेश्वर मूर्ति ये कहां पर स्थित है? गोमतेश्वर मूर्ति ये कहां पर स्थित है? तो गोमतेश्वर मूर्ति जो है ना, ये स्थित है श्रवण बेलगोला में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/12? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा 1/12। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न हमारा है कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? फोम प्रकार, सोडा एसिड प्रकार, पाउडर प्रकार, इनमें से कोई नहीं। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पाउडर प्रकार का। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तेल और वशीय पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ, शीतकर्णी पदार्थ, अजैविक पदार्थ। मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है, यह आपको बताना था। तो आप कह सकते हैं तेल और वशीय पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, अवरक्त किरणों से। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की जो परत होती है, ये पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्वारिकाधीश जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? भोपाल में, झांसी में, मथुरा में या कानपुर में? द्वारिकाधीश मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों द्वारिकाधीश जो मंदिर जो है ना ये मथुरा में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12वां प्रश्न हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? बंबई, लाहौर, कलकत्ता, मद्रास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर में वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? अब वैसे आंसर तो होना चाहिए 1915। वर्ष 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो की गई थी, लेकिन ऑप्शंस में 1915 है नहीं, तो आप किस पर टिक करेंगे? तो आपको टिक करना होगा 1916 पर। वैसे आंसर आपका क्लियर होगा 1915, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती। किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आह्वान किया था दयानंद सरस्वती ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। अब देखिए यहां पर आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि आर्य समाज की जो स्थापना जो है ना ये दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहां पर अवस्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या राजस्थान? देखिए रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ना ये अवस्थित है राजस्थान में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है कि पाब्लो पिकासो कहां का प्रसिद्ध चित्रकार था? जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, इटली। पाब्लो पिकासो कहां का प्रसिद्ध चित्रकार था ये आपको बताना था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 18वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन जो है ना ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप लोग कह सकते हैं कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग, कोयला खान। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा एवं तत्व बोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप कह सकते हैं कि तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा एवं तत्व बोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन,
वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। आकाश किस कारण से नीला होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आकाश जो है ना, ये वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता, इसमें पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? क्लीमेंट एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने, हेक्टर मुनरो ने, हेरोल्ड विल्सन ने। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार किसने दिया था? तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का जो विचार जो है ना, ये दिया था हेरोल्ड विल्सन ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेरोल्ड नहीं होना चाहिए, हेरोल्ड होना चाहिए, हेरोल्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? दूसरे, पांचवें, छठे या सातवें? गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, गुरु अर्जुन देव जो है ना, ये सिखों के पांचवें गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे? पांचवें। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि गुरु अर्जुन देव की जो हत्या है मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा करवा दी गई थी। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा है कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है नीस में, सिस्ट में, क्वार्टजाइट में, ग्रेफाइट में। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कि बलुआ पत्थर जो है ना, ये क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? चिली, पेरू, ब्राजील, कोलंबिया। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अटाकामा मरुस्थल जो है ना, ये चिली में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 120 दिन का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, गर्भाशय बॉम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस, यूरेटर, वंजाइना, वल्वा। गर्भाशय बॉम्ब्स के लिए वैकल्पिक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं यूट्रस। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29वां क्वेश्चन हमारा है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा, नीला, पीला, हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि फोटोग्राफी में लाल, नीला, हरा रंग होता है। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आभासी प्रतिबिंब। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? विलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप जो है ना, ये विलेजली के द्वारा लागू की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकार का अवशोषित कर लेते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे भी परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से ऊष्मा की क्षति, शरीर के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति, शरीर से लवण की क्षति, पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा शरीर से ऊष्मा की क्षति। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फायर, इत्सिंग, हैंसवांग, मेगास्थनीज। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो नाम है ना ये हैंसवांग को प्रदान किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, आचार्य विनोबा भावे, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं द्रविड़ कजगम के संस्थापक थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन जो है जो कि सबसे बाद में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा है वो है प्राकृत भाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अच्छा, अशोक के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। जैसे कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, और अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप के द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण पिंड से, खनिज तेल उत्पादन से, खाद्य तेल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत, चरक, चार्वाक, धन्वंतरी। वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? तो मेरे प्यारे बच्चों चार्वाक जो है ना ये चिकित्सक नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत के भौगोलिक मानचित्र को भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय जो है ना देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना जो है ना वर्ष 1767 ईस्वी में हुई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी,
सरिस्का। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों सुल्तानपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं आप लोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है कि आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे होता है? झुंडर तूफान, चक्रवाती तूफान, सुनामी, टॉर्नेडो। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो आकस्मिक बाढ़ का संबंध होता है मेरे प्यारे बच्चों सुनामी से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रुद्राहारी है? फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर, घोगा। मच्छर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप कह सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट्स, 12 बिट्स, 16 बिट्स या 20 बिट्स। एक बाइट किसके बराबर होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बाइट जो है ना ये 8 बिट्स के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो मेरे प्यारे बच्चों भाप अंगार गैस जो है ना ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का हिस्सा है, सॉरी मिश्रण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48वां क्वेश्चन हमारा है कि पीतल किससे बनता है? तांबा और टिन, टिन और सीसा, तांबा और जिंक, तांबा, टिन और जिंक। पीतल किससे बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों पीतल जो है ना ये तांबा और जिंक से बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि अकबरनामा जो है किसने लिखा है? अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फलज। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो मेरे प्यारे बच्चों अकबरनामा जो है ना ये अबुल फलज के द्वारा लिखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डबल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों डॉस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? क्षणभंगुर, क्षुद्र, शाश्वत या क्षण। क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? यानी इसका उल्टा कह सकते हैं, इसका अपोजिट। तो इसका विपरीत अर्थक शब्द होता है शाश्वत, यानी क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी, अग्रसोची। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द होता है द्रुतगामी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना, लाभ होना। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आप लोग कह सकते हैं कि गांठ में बांधना यानी कि खूब याद करना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में स्थायी रूप से याद रखना दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख, खत्म होना, बेफिक्र रहना। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ होता है थोड़े दिन का सुख। तो आंसर क्या होगा? कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? छंदमाला, छंद सागर, छंदोड़ा पिंगल, छंद विचार। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? छंदमाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययभाव या द्वंद्व। अब देखिए, मुंह अलग है, तोड़ अलग है। आप कह सकते हैं मुंह को तोड़, कर्ता ने कर्म को। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मुंह अलग है, तोड़ है, दोनों को जोड़ दिएगा, नया शब्द क्या बना? मुंह तोड़। तो कह सकते हैं कि यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययभाव या द्वंद्व। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों पाप पुण्य में हो जाएगा द्वंद्व समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, क्योंकि जहां पर बीच में जब योजक चिन्ह लगाओ तो आंख बंद कर द्वंद्व समास पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उन्मुख का विपरीत अर्थक शब्द बताइए। प्रमुख, विमुख, त्रिमुख, सन्मुख। उन्मुख का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों उन्मुख का विपरीत अर्थक शब्द होता है विमुख। तो कह सकते हैं कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? उप, अप, अपि या उत। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग होगा? अब जैसे कि उज्जैनी की बात हो रही है तो उज्जैनी को करने के लिए उत धन जैनी। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो उत धन जैनी, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा, उत या का उपसर्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है। तो स्टार्टिंग ले लीजिए, स्टार्टिंग का शब्द। तो दुर्जन में कौन सा उपसर्ग होगा? दूर, दूर, दूर। दूर कहां पर है? दूर ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। 61 क्वेश्चन जो है वो छूट गया है। 61 क्वेश्चन जो है वो छूट गया है। तृष्णा में कौन सी संधि होगी? तो यहां पर तृष्णा की बात हो रही है। तो जब आप तृष्णा की संधि करते हैं तो तृष्णा की संधि क्या होती है? तो त्रस धन अन, ये तृष्णा की संधि हो जाएगी। अब पूछ क्या रहा है कि तृष्णा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दुर्योधन में उपसर्ग बताइए। तो दुर्योधन में उपसर्ग क्या होगा? स्टार्टिंग का शब्द ले लीजिए। अब देखिए इसमें 61 वाला जो क्वेश्चन था वो ऊपर होना चाहिए और 62 वाला जो क्वेश्चन था वो नीचे होना चाहिए। ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, मिस्टेक, मेरी मिस्टेक है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। दुर्योधन में उपसर्ग क्या होगा? दुर, स्टार्टिंग का शब्द। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जब आप सदाचार की संधि करते हैं तो सदाचार की संधि क्या होती है? सत्य, धन, आचार। तोड़ लीजिए, आंसर अपने आप निकल आएगा। तो ये हलंत देख रहे हैं आप लोग, हलंत को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुप्रिय, द्वंद्व, कर्मधार या तत्पुरुष। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुप्रिय समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या होता है? गलत न्याय, सही न्याय, दूध में पानी मिल जाना,
मिला होना, रिश्वत देना, दूध का दूध, पानी का अर्थ क्या होता है? तो आप कह सकते हैं दूध का दूध, पानी का अर्थ होता है सही न्याय। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में उचित निर्णय करना ऑप्शंस में दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। ठाड़े हैं नो द्रुम डार गहे धनु, कहने धरे कर सायक ले। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? शवैया, बरवे शिकार, सुरठा, उलाला। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, ये नहीं होगा, बैरवे होगा सिर्फ इसमें। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सवैया हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि सवैया कैसा छंद है, तो मेरे प्यारे बच्चों सवैया जो है ना, ये एक वार्णिक छंद है और ये 4 चरणों वाला होता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमारा है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे शमल रखना आओ उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मालिनी, मंदाक्रांता, उपेंद्र वर्जा, द्रुत विलंबित। तो कह सकते हैं आप लोग मंदाक्रांता। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। यहां पर देखिए आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो शुद्ध वर्तनी किसकी शुद्ध वर्तनी शुद्ध होगी? देखिए शुद्ध वर्तनी की अगर मैं बात करूं तो कैतूल जो है ना, कौतूहल, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? द्वित, मूल, एकल, संयुक्त। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं द्वित। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहां पर देखिए आपको सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। अब पंचक, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी होती है? 8, 13, 7 या 5? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी की उपभाषाओं की जो संख्या होती है वो कुल होती है 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं आप लोग। ये तो आपको पता चलेगा कि हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कुल 5 होती है। कौन कौन सी होती हैं? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अधीर का पर्यायवाची क्या होगा? सुधीर, गंभीर, व्यग्र, उज्वक। अधीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अधीर का पर्यायवाची शब्द होता है व्यग्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप देख जैसे कि आतुर हुआ, धैर्यहीन हुआ, बेकरार, उतावला, ये सभी शब्द जो हैं ये अधीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अच्छा, अनार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुकोदन, दांडिम, रामबीज, ये सभी। अनार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनार का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों दांडिम। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट, विकराल। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट, यानी इसका अपोजिट, यानी इसका उल्टा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, गुण युक्त किस प्रकार का समास है? कर्मधार, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। गुण से युक्त, तो आप कह सकते हैं कि गुण अलग है और युक्त अलग है, दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बन गया गुण युक्त। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि गुण से युक्त। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो आप कह सकते हैं कि इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये मैंने आपको कई बार बताया, इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका यही है।
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शार्दुल, मृगेंद्र, केशी, तांडित। कौन सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों तड़ित जो है ना, ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हिमकर, शीतांशु, दुजटी, अंशुमाली। निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ध्रुजट जो है ना, ये महादेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है कि समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। देखिए समन्वय का संधि विच्छेद सम धन अनु धन अय। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि इसको तो मान लेगा छोटा और इसको भी मान लेगा छोटा, तो छोटा प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? तो छोटा प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना जाके? सॉरी या मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूं। आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। इसको तो मान लेगा छोटा ओ, इसको मान लेगा छोटा, तो छोटा प्लस छोटा ऊ प्लस छोटा मिलकर क्या बना? वाह बन गया। और नियम के अनुसार वाह किस में आता है? तो वाह आता है यण स्वर संधि में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यण स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? सकर्मक, अकर्मक, यौगिक, संयोजक। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? तो उड़ क्रिया जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये अकर्मक क्रिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अकर्मक क्रिया की अगर पहचानने की अगर हम बात करें, तो वह क्रिया जिसमें व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए प्रत्यक्ष वस्तु यानी संज्ञा, सर्वनाम या संख्या, वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? सबसे पहले आप ये ट्रिक देख लीजिए, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, शायद आपको ये ट्रिक कोई ना बताए। ये ट्रिक मैंने आप लोग कई बार बताई है, फिर से मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं। यथा अनुप्रति बड़ा आ भर उद हर। देखिए ये ट्रिक ऐसी है, अगर कहीं से भी अगर अवयव समास अगर आ जाता है तो आप आसानी से पहचान लेंगे। अब जैसे कि प्रति है, स्टार्टिंग का शब्द देख लीजिए, प्रति यहाँ पर कहाँ पर है? ये रहा प्रतिदिन। देखिए प्रति ये है तो कहाँ कौन समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास है। देखिए यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी शब्द जो हैं ये अव्ययभाव समास के उदाहरण है। इन्हें आप याद कर लीजिए, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं में पांचों में कौन सा विशेषण है? तो आप कह सकते हैं मेरे पांचों लड़के, यानी जाहिर सी बात है कि पांच को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? संख्यावाचक विशेषण। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयुक्त हुआ है? अब घर में कौन है, संबंध होगा, अधिकरण होगा, करण होगा या संप्रदान होगा? तुम्हारे घर में कौन है, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान, संबंध का, के, की, अधिकरण, मैं, पे, पर। तो इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान के लिए कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान में के लिए या के लिए? इसमें आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि इसमें जो में है, में, और वैसे तो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से गलत होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर में कौन है, तो इसमें जो मेन कॉमन है वो है में, और इसमें आंसर में दिया जा रहा है करण कारक, क्योंकि करण कारक तो होगा नहीं, क्योंकि करण में आ जाता है से, तो में नहीं, तुम्हारे घर से कौन है ये कह सकते थे, ना कि आप तुम्हारे घर में कौन है। तो करण कारक तो होगा नहीं, इसमें आपका हो जाएगा अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण में ही आता है। अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण में आता है मैं, पर। तो यहां पर आपका जो वी ऑप्शन है
आप कह सकते हैं बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मेरे हिसाब से करण तो होगा नहीं कोई हालत में, जो भी करण पे टिक कर रहे हैं वो सभी लोग गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन द्रववाचक संज्ञा नहीं है? पानी, सोना, नदी, तेल। आसानी से बता सकते हैं आप लोग, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए नदी जो है ना, ये द्रववाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि नदी एक नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? महाभारत, जापान, भाई, लोहा। कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भाई जो है ना, भाई, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भाई में व्यक्ति के नाम आ जाते हैं। क्यों? उसका भाई, उसके, तो व्यक्ति जो वो आपस में भाई होते हैं, तो व्यक्ति को क्या बोलोगे? जातिवाचक बोलोगे। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें आपको तत्सम शब्द की पहचान नहीं करनी है। तो ऐसा शब्द आपको पहचान का जो कि तत्सम शब्द नहीं है, गो, पत्र, आम या नेत्र। तो देखिए आम जो है ना, ये आपका तत्सम शब्द नहीं, क्योंकि आम जो है ना, इसका तत्सम शब्द आम्र होता है और ये हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दुग्ध का तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। तो जब आप इसको संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, तो संस्कृत हिंदी में कन्वर्ट करने पर इसका तत्सम शब्द क्या होगा? दुग्ध हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु, रेणु, रेणु या रेणु। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा, अलंकृत भाषा। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वो भाषा होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, आस्तिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? अंध आस्था, अंधविश्वासी, नास्तिक, रूढ़िवादी। आस्तिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि आस्तिक का विपरीत अर्थक शब्द होता है नास्तिक। तो आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वाणिक व्रत नहीं है? द्रुत, विलंबित, मालिनी, घनाक्षरी, मतगयंध। घनाक्षरी जो है ना, ये वाणिकी व्रत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, उत्तर मध्य काल को कहा जाता है? भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। उत्तर मध्य काल को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीतिकाल कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला हमारा प्रश्न है, कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? ध्यान देना, सावधान करना, ध्यान ना देना, पीठ पीछे शिकायत करना या बहकाना। कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों कान लगाना आप कह सकते हैं कि ध्यान देना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। वत्सना कैसे लिखा जाता है? इसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों वत्सना ऐसे लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है? उपवाक्य, सरल वाक्य, पदबंध, संयुक्त वाक्य। मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है? किस संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। किस संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हैं आप लोग कि द्रव्यवाचक का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश दिए जा रहे हैं प्रश्न संख्या 96 और 97। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं।
उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा आप लोग। कमरा लोगों से लबालब भरा, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? ऐसा तो होता है ना कि कमरा लोगों से लबालब भरा, तो आप कह सकते हैं कि कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा काला बकरी मीठा दूध देते हैं। अब यहां पर मेरा काला बकरी, ये तो आप बोलेंगे नहीं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है, तो आप ये कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? वर्ष 1924, वर्ष 1930, वर्ष 1936, वर्ष 1950। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? वर्ष 1936। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, वीणा किस कवित्री का काव्य संग्रह है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। वीणा किस कवित्री का काव्य संग्रह है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वीणा जो है ना, ये सुमित्रा नंदन पंत कवित्री का काव्य संग्रह। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास क्या होगा? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। देश में भक्ति कर सकते हैं या देश की भक्ति भी कर सकते हैं। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर कौन सा समास होगा? तो कह सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान में क्या आ जाता है? को के लिए, यानी देश की भक्ति को के लिए, देश की भक्ति कर सकते हैं, तो कार है इसमें। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संप्रदान तत्पुरुष।